चलिए, तो अब हम यहां पर पहला सेंटेंस लेते हैं डू इज डायरेक्टेड का, वो है मोहित इज वेरी वीक। मोहित इज वेरी वीक। मोहित इज वेरी वीक। और दूसरा सेंटेंस क्या है, पढ़ो जरा। ही कैन नॉट वॉक इजीली। क्लियर है। और हमें अब क्या निर्देश मिला है, हमें निर्देश मिला है कि इस वाक्य को सो दैट से जोड़ना है। एक वाक्य 10वीं की परीक्षा में सो दैट से जोड़ने के लिए अवश्य दिया जाता है। तो अब हम इसे सो दैट से कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सो दैट से। सो दैट को लगाने के पहले कुछ बातें अपन सीख लेते हैं। जब भी हम सो दैट लगाते हैं तो पहले हम वो वाक्य देखते हैं जिसमें कैन नॉट या कुड नॉट नहीं है। क्लियर है? हाँ, ठीक। हम जब सो दैट लगाते हैं तो पहले वाक्य को देखते हैं। पहला वाक्य क्या लिखा है, मोहित इज वेरी वीक। और दूसरा क्या है, ही कैन नॉट वॉक इजीली। हम सो को हमेशा वेरी और इनफ, दो शब्द और है इंग्लिश में, ठीक है। कौन कौन से, एक इनफ और एक वेरी और एक सो। इन तीनों के मतलब ही एक से होते हैं, यानी ये पर्यायवाची है। क्लियर है। सो मतलब भी इतना, इनफ मतलब भी इतना, और वेरी मतलब भी इतना। तो यहां लिखा है मोहित इज वेरी वीक। ठीक है, मोहित इतना कमजोर है, ही कैन नॉट वॉक इजीली, वो चल नहीं सकता। तो जब भी हम सो दैट का प्रयोग करते हैं तो सो का प्रयोग हम पहले वाक्य में करेंगे सहायक क्रिया के बाद। तो हमने लिखा यहां पर परीक्षा में ऐसा लिखेंगे, मोहित और फिर इज लगाएंगे। अब वेरी को निकाल देंगे। वेरी की जगह कभी कभी बोर्ड इनफ भी दे देता है। क्लियर है। तो हमें वेरी और इनफ जैसे शब्दों को अलग करना है। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं, इस एडजेक्टिव के पहले हमें सो लगा देना है। क्या सो लगाना सीख गए सब लोग? ये हमारा सो लग गया। अब क्या बचा, दैट। दैट अब दोनों वाक्यों को जोड़ेगा। तो अपन ने ये लगाया दैट। अब कुछ नहीं करना, आपको दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों बिना रुके लिख देना है। हाँ, दूसरे वाक्य को कैसे लिख देना है, बिना रुके लिख देना है। अब हमने यहां लिखा ही, ध्यान रखना एच बड़ा लिखा है, लेकिन जब दैट से दूसरा वाक्य जुड़ेगा तो एच छोटा हो जाएगा। और फिर हम क्या लिख देंगे, कैन नॉट वॉक इजीली। कितने लोगों को समझ नहीं आया? सबको समझ में आ गया। और जब सो दैट जुड़ जाए तो हम उसको ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन या सिंगल अंडरलाइन कर सकते हैं काले पेन से। आप दो पेन का यूज कर सकते हैं परीक्षा में, ब्लू और ब्लैक का। तो जो चीजें जोड़ने आएंगी उनको हम हाईलाइट कर देंगे कि हमने देखो ये सो लगा दिया और ये दैट लगा दिया। क्लियर हो गया? ठीक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब फिर हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा आई एम सो, ठीक, डल, सॉरी, आई एम डल। मैं आलसी हूं, मैं नहीं, मतलब वाक्य में, ठीक। आई कैन नॉट, ठीक, ईट फूड। मैं इतना आलसी हूं कि खाना भी नहीं खा सकता, मतलब कोई खिलाए तो खा लेंगे, हाथ भी नहीं चलाएंगे खाना खाने के लिए। तो अब हमें इसमें सो दैट जोड़ना है। तो हम पहला वाक्य लेंगे आई एम। अब कोई वेरी और इनफ तो नहीं है, तो हमने लिखा सो और फिर क्या लिखा, डल, और फिर क्या लिख दिया, दैट। और दैट के बाद क्या लिख दिया, आई कैन नॉट ईट फूड। क्लियर हो गया? yes, अब हम क्या करेंगे, जितने सो दैट के प्रयोग आए हैं वो अपन करके देखेंगे। ये तो आपने देख लिया सैंपल पेपर में। सैंपल पेपर में क्या आया है, मोहित इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक इजीली। क्या यहां है? अब नहीं है। ये देखिए, ये प्रैक्टिस सेट, 4 प्रैक्टिस सेट बोर्ड ने निकाले थे 2021 में बच्चों की सहूलियत के लिए। उसके भी सेंटेंस हम लेकर आए हैं। अब देखो यहां पर मिला है सेंटेंस, ही इज टू इल टू गो टू स्कूल। यानी अब स्थिति दूसरी है। एक स्थिति सो दैट की तो हमने देख ली सीधी सीधी, जिसमें सो दैट जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। लेकिन अब जो वाक्य आपके सामने आ रहा है उसमें सो दैट जोड़ना नहीं, उसमें टू टू को हटाना है और सो दैट को जोड़ना है। टू टू को हटाना है और सो दैट को जोड़ना है। तो कंडीशन नंबर हम कौन सी सीखने जा रहे हैं? 2। पहली सीख गए? पहली साधारण होती है, लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन वाली है। टू टू हटाओ, सो दैट लगाओ। ठीक है, तो अब हम वो सीखें क्या? ये आप लोगों ने लिख लिया, जल्दी लिखो, जितनी जल्दी हो सके। ये वाला एक सेंटेंस बस लिख लेना, इसको मत लिखना, ठीक है।
हमारा दिया गया है he is too ill to go to school. He is too ill to go to school. क्लियर है? अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जो बातें अच्छी हो, सुनने में ठीक लगे, नियम लगे, तर्क लगे, तो आपको लिखते भी जाना है। सबसे पहले ये बात सुनिए कि जो टू टू कंजंक्शन होती है वह एक नेगेटिव कंजंक्शन होती है। टू टू के विषय में पहली बात क्या पता चल गई आपको? यह एक नकारात्मक कंजंक्शन है। कैसी कंजंक्शन है? नकारात्मक यानी नेगेटिव कंजंक्शन है। यानी जब हम सो दैट लगाएंगे टू टू की जगह, तो सो दैट वाला वाक्य किस स्थिति में बनेगा? नकारात्मक स्थिति में। क्लियर हो गया? जब जब आप टू को हटाओगे और सो दैट लगाओगे तो ये ध्यान रखना कि आपका वाक्य नकारात्मक कंडीशन में ट्रांसफॉर्म होगा, यानी बदलाव होगा। अब कैसे लगाना सो दैट ये सीखे। क्लियर है? तो आपको पहले चिन्हित कर लेना है कि TOO कहाँ है और TO2 कहाँ है। क्लियर है? जब आप ये चिन्हित कर लो तो जहां TOO हो वहां क्या लगा दो? सो, और जहां TO2 हो वहां दैट। क्या सो दैट की स्थिति समझ गए? पहले सो दैट की स्थिति कहां होगी? TOOT को सो में बदल दो और इस वाले टू को दैट में। कर लेंगे सब लोग? अब ये क्या लिखा? ही, तो ये ही लिख दिया। ये क्या लिखा? इज, तो इज लिख दिया। ये क्या लिखा? इल, तो इल लिख दिया। 50% वाक्य बन गया। आधा नंबर आपका पक्का हो गया। अब बचा कितना? यही नंबर लेने के लिए विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। इसको क्या करना सीखना? टू की जगह सो लगा दिया है, इस टू की जगह दैट लगा दिया है। ये तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेगा, लेकिन अब जो काम करेंगे वो 10वीं के विद्यार्थी करेंगे। क्या करेंगे सुनिए। दैट के बाद नया वाक्य शुरू होगा, और नया वाक्य जब शुरू होता है तो उसकी सबसे पहली जरूरत होती है सब्जेक्ट, क्योंकि वाक्य की संरचना होती है सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब और। अब हमें यहां सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट हमने यहां देखा तो यहां तो सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, तो हम यहां गए तो यहां का सब्जेक्ट जो होगा वो दैट के बाद लिखा जाएगा सर्वनाम के रूप में। किस रूप में? सर्वनाम। तो ही क्या है? एक सर्वनाम ही है, तो इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा नहीं लिखेंगे, एच छोटा ही लिखेंगे दैट के बाद। कई लोग बड़ा ही लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं। बड़े अक्षर तब प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में जब स्थानों और व्यक्तियों के नाम आते हैं, नहीं तो ये स्थान व्यक्ति का नाम हो जाएगा अगर एच बड़ा लिखा। लिखने के ढंग को भी याद रखो, ये नहीं कि आपने सो दैट लगा दिया बस। लिखने का एक तरीका भी ध्यान रखिए। अब आपने ही लगा दिया, अगर यहाँ राम लिखा होता तो क्या लिखते? सीता लिखा होता तो सी, शी लिखते। सीता लिखा होता तो सी, यहाँ कल्लू लिखा होता तो ही, और यहाँ पर अगर लिखा होता गोती तो क्या लिख देते? मनीष लिखा होता तो, मंजरी लिखा होता तो, मानसी लिखा होता तो, और अभिनव लिखा होता तो, और मानसी और अभिनव लिखा होता तो दे। अगर यहाँ नाउन के रूप में दो करता हूं तो दैट के बाद क्या आएगा? दे। क्लियर हो गई स्थिति? अब आपको कैन नॉट और कुड नॉट लगाना है। जब टू टू कंजंक्शन हटती है तो इसके अंदर 2 बिस्किट होते हैं। कितने बिस्किट? 2 बिस्किट। ठीक है, जो हमें कुत्तों को डालने पड़ते हैं। अब कुत्ते समझना कौन है। यदि यहाँ इज एम आर नाम के कुत्ते हों तो कौन सा बिस्कुट फेंकेंगे? कैन नॉट। और अगर यहाँ वॉज वर नाम के कुत्ते हो तो कुड नॉट। ये बिस्किट कभी कभी गलत फेंक जाता है, बच्चे सब सही करके आते हैं। कभी कभी एमपी बोर्ड यहाँ वॉज लिख देता है और बच्चों को याद रहता है कि भैया वो तो कैन नॉट लगाना है, सर ने सिखाया था कि कैन नॉट लगाना है। कैन नॉट और कुड नॉट दोनों जेब में रखना है बिस्किट। बस यहाँ कुत्ते देख लेना, अगर इजेमार वाले हो तो कैन नॉट, कुत्ते जरूर देखना। जैसे ये लिखे ये मालिक हो गया, अब इस मालिक के कुत्ते ये हैं, तो अगर इनको बिस्किट खिला देना कैन नॉट, और यदि वॉज हो तो काय का। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं। अब कुछ नहीं करना, हम इस वाक्य में केवल ये चीज बस लाते हैं, बाकी सभी चीजें इसी वाक्य की लगाते हैं।
क्लियर है? अब हमें चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा टू से जुड़ा हुआ ही मिलेगा। टू के बाद जो होगा वो हमेशा और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा, कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी आईएनजी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जो टू के बाद लिखा है उसको सब लिख दो। और अब लिख दिया हमने गो टू स्कूल, और हमारा पूरा वाक्य बन गया, ठीक, ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। वह इतना बीमार है कि वह स्कूल नहीं जा सकता। अगर वॉज होता तो वह इतना बीमार था कि वह स्कूल नहीं जा सकता था। क्लियर है? तो ये दोनों कंडीशन आ गई समझ में। एक बार फिर सुनो, जब भी टू टू की जगह सो दैट लगाना हो तो प्रथम फेज में, प्रथम अवस्था में TO2 देखो और उसे सो में बदल दो। TO2 देखो उसको दैट में बदल दो। फिर पहले वाक्य को ज्यों कहते हो, जो शब्द है उनको उतार दो, ही का ही, इज का इज, इल का इल, और इस टू को अपन ने दैट में बदल लिया है। अब एक नए वाक्य का निर्माण करके आना है। क्यों आना है? क्योंकि दैट के बाद नए वाक्य का निर्माण होगा, तभी वह अर्थ देगा। दैट के बाद वाक्य का निर्माण करने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत ये पूरी करता है। अगर यहाँ सर्वनाम हो तो वही आ जाते हैं, ही है तो ही, सी है तो सी, आई है तो आई, वी है तो वी, यू है तो यू। लेकिन अगर संज्ञा के रूप में यहाँ लिखा है तो वह हम संज्ञा यहाँ प्रयोग नहीं करते, हम डायरेक्ट वहां उसका प्रोनाउन लेते हैं। मनीष के लिए ही, मानसी के लिए शी, और अगर मनीष और मानसी दोनों है तो हम दे का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? अब जब हम ये लिख लें तो हमें कैन नॉट और कुड नॉट जैसी मॉडल का प्रयोग करना होता है। इन्हें हम बिस्किट कहते हैं, ठीक। ये बिस्किट कुत्तों को फेंके जाते हैं। अगर एमआर वाले कुत्ते हो तो कैन नॉट, और वॉजवर वाले हो तो कुड नॉट। और दो ही बिस्किट है ये, नहीं तो तुम अपने मन से एक डू नॉट वाला बिस्कुट ले जाओ, एक डज नॉट वाला ले जाओ, कि हम तो कोई भी फेंक देंगे। इसमें दो ही बिस्कुट खाते हैं ये कुत्ते, बाकी बिस्किट वो देखकर भाग जाते हैं कि ये हम नहीं खाते। क्लियर है? और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जहां से जुड़ा हो वहां से पूरा, अगर एक लाइन भी लिखी सब लिख दो, कुछ नहीं छोड़ना। ये सो दैट होता है टू टू की जगह। अगर आपको सो दैट की जगह टू टू आ जाए उल्टा तो सारे काम उल्टे कर देंगे। सो को काय बदल देंगे, दैट को काय बदल देंगे, है ना, इसको हटा देंगे और फिर इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, और फिर यहां से पूरी बात टू से जोड़ देंगे। क्लियर हो गया? ठीक, जल्दी से लिखिए। ही इज, ठीक, सो फैट लिखा है, और फिर लिखा है दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। क्लियर है? फुल स्टॉप। अब हमें निर्देश देखो क्या मिला, कि सो दैट की जगह टू टू का प्रयोग करिए। कुछ नहीं, कहाँ है सो, ये, दैट कहाँ है, ये, क्या कर लिया, TOO2, और क्या कर लिया, TO2, फिर क्या कर दिया, ही, फिर क्या लगा दिया, इज, है ना, और फिर क्या लगा दिया, फैट, और फिर आ गया ये टू। अब रुक गए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो आ गया रन फास्ट। कोई भी ऐसी कल्पना ना करे कि सर यहाँ रैन लिखा मिले, सर यहाँ रनिंग लिखा मिले, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया, ही इज टू फैट टू रन, और ये अपन ने लगा दिए ब्लैक कलर से अंडरलाइन। ठीक, बैठ जाइए। सीख गए? आगे चले। अब लिखा है, क्या है, आई डिड माई वर्क ऑन टाइम लिखा है। अब ध्यान दो, जब भी किसी वाक्य को नेगेटिव बनाया जाता है तो नॉट साहब आते हैं। कौन से साहब आते हैं? NOT, नॉट या नेवर। इनसे हम नेगेटिव वाक्य का निर्माण करते हैं। लेकिन इन साहब की एक विशेषता है, ये अकेले नहीं आते, इनके साथ नौकर चाकर आते हैं। अगर हम सोचे कि आई डिड और इसके बाद क्या लगा दो सिर्फ, और हमारा वाक्य नेगेटिव बन जाए तो नहीं,
वो कहते हम अकेले थोड़ी जाएंगे यार, बुलाओ है उनको, आगे जो खड़े रहेंगे चाय वाय देंगे। तो अब इस स्थिति को ध्यान रखते हुए हम जब भी नेगेटिव बनाना हो, कभी भी नेगेटिव बनाना हो, तो सीधा वर्ब की कॉलर पकड़ा करो। काय की कॉलर? है ना। अब हमेशा एमपी बोर्ड डिड, डू और डज वाले वाक्य देना इसलिए पसंद करता है क्योंकि यह दोगला है। क्या है? यानी बाय फंक्शनल, इंग्लिश में कहते हैं बाय फंक्शनल, दो तरह से काम करता है। जो हमारा डू है, जो हमारा डज है, जो हमारा डिड है। क्लियर है? यह मुख्य क्रिया भी होता है और सहायक क्रिया भी होता है। मुख्य क्रिया भी होता है और तो अब यहां पर किस रूप में? ये मुख्य क्रिया के रूप में। डू के तीनों फॉर्म होते हैं, डिड और थर्ड होता है डन। क्लियर है? तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। क्या भ्रमित होते हैं? वो सोचते हैं कि डिड आया है, नॉट बस लगा दो तो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, हम वर्ब के द्वितीय रूप का नेगेटिव, ये की बात याद रखो सब लोग, अच्छे से सुनना इस लाइन को जो मैं कह रहा हूं। अगर वाक्य नेगेटिव बनेगा तो नॉट आएगा, और नॉट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। किस स्थिति में? चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट। एक अच्छी बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बने, चाहे पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बने, नॉट के बाद वर्ब का, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं हम। बोर्ड आपको केवल दो टेंस के नेगेटिव देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और जानते हैं क्यों देता है? क्योंकि 12 अवस्थाएं अगर हम टेंस की देखें तो 10 अवस्थाओं में नौकर चाकर होते हैं, है ना। जैसे कंटिन्यूस की अवस्थाएं देखें अपन तो इज, एम, आर, वॉज, वर, विल भी नौकर चाकर है, तो नौकर चाकर के बाद सिर्फ नॉट लगाना है। इसलिए बोर्ड कभी इनका नेगेटिव नहीं देता, क्योंकि ये सरल है। हमने लिखा ही इज गोइंग, नेगेटिव, ही इज नॉट गोइंग, कुछ लाना ही नहीं बाहर से। इसी तरह परफेक्ट टेंस के नौकर चाकर होते हैं हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड और विल हैव। अगर ये दिख गए तो इनके बाद क्या लगा दिया? नॉट। हैज मिला उसके बाद नॉट, हैव मिला उसके बाद नॉट लगा दिया, हैड मिला उसके बाद नॉट, और विल हैव मिला तो विल के बाद नॉट लगाना है। किसके बाद? विल के बाद। ऐसे वाक्य भी बोर्ड कभी नहीं देता, क्योंकि केवल क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। और एक होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। 3 अवस्थाएं कंटिन्यूस की, 3 अवस्थाएं आपकी काय की हो गई? परफेक्ट की। और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी परफेक्ट की क्रियाएं आती हैं सहायक, तो 9 अवस्थाएं हो गई। और एक फ्यूचर इंडेफिनिट की होती है जिसमें हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट और विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहां क्या लगा दिया? नॉट, तो वाक्य नेगेटिव बन गया। अब बची 2 अवस्थाएं। कौन सी अवस्थाएं? 2 अवस्थाएं। 2 अवस्थाएं जो बची वो है सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। देखो इन दोनों अवस्थाओं में, ये अवस्थाओं को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ये कोई मामला नहीं है कि आपको ये याद करके जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट। आप तो जानते हैं, अच्छी बात है। परीक्षक नहीं पूछता आपसे कि ये बताओ कि नेगेटिव भी बनाओ और बताओ कि कौन सा टेंस है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट, यही 2 अवस्थाएं हैं 12 में से जिनमें देखो कोई सहायक क्रिया, इसमें सहायक क्रिया लाना पड़ती है, इसमें सहायक क्रियाओं को बुलाना पड़ता है, निमंत्रण देना पड़ता है कि भैया हमारे घर आज नेगेटिव बनना है। आपने देखा बुलौआ दिए जाते हैं कि आज हमारे घर में वो फलाना है, तो वो बुलौआ देने के लिए अपन भेजते मोहल्ले में, लगो ने भैया तो आना है। तो ऐसे ही बुलौआ देना पड़ता है नेगेटिव बनाने के लिए इन वर्ब को, और ये देती है किसको बुलावा? डू और डज को, और ये बुलावा देती है डिड को, तब वो नेगेटिव बनता है। क्लियर है? यानी सेकंड फॉर्म का नेगेटिव डिड से और फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव डू और डज से बनता है। क्लियर हो गया? अब हम इसको बनाते हैं जो हमें मिला परीक्षा में। तो हमने लिखा आई, और आई के बाद सेकंड मिला तो हमने लगाया डिड नॉट। इनको हम घर से बुला लाए कि चलो भैया वाक्य बनना है। अब ध्यान दो, ये मुख्य क्रिया है। 2 शेर एक पिंजरे में कभी नहीं रहते। ये भी डिड नॉट है, ये सेकंड है, तो अब इसको हमें काय में बदलना पड़ेगा? फर्स्ट में। तो ये डिड का क्या हो जाएगा? डू, और फिर लिख देंगे माय, फिर लिख देंगे वर्क, और फिर लिख देंगे ऑन टाइम, और फुल स्टॉप लगाकर भी आएंगे, बताएंगे कि हमें पूरा पंक्चुएशन भी आता है। क्लियर है? तो ये हमारा नेगेटिव बन गया।
अब इसमें क्या गलती करके आते हैं बच्चे, ध्यान रखना, बच्चे ये लिख कर नहीं आते, लिखाते हैं आई डिड नॉट माई वर्क, खुश होते हैं, घर पे नंबर जोड़ते हैं और रिजल्ट आता है तो कहते हैं अरे यार 1 नंबर से रह गए मेरिट में। वो नंबर यही है, वो मेरिट का नंबर यही है। क्लियर है? तो ये गलती नहीं करना। अब मैं एक सूत्र दे रहा हूं, आप याद रखना। एमपी बोर्ड हमेशा डिड, डज और डू, ये 3 प्रकार की क्रियाएं देकर नेगेटिव देता ही है। अभी आप देखना, मैं दिखाऊंगा सैंपल पेपर के अलावा भी। यहां कुछ भी करता लगा देते हैं हमने लिख दिया कल्लू, ठीक, हमने लिख दिया मनीष, हमने लिख दिया आई, और इधर हमने लिख दिया इट, इधर लिख दिया वर्क, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, और हमने लिख दिया होमवर्क। क्या लिख दिया? और सब में फुल स्टॉप लगा दिया। अब मैंने कहा भैया तीनों के नेगेटिव बनाओ। तो जब भी कर्ता के बाद डिड, डज और डू मिले तो घर से एक नॉट और डू ले जाना है। घर से क्या ले जाना है? बस हमें चुपचाप, पीछे आगे भी नहीं देखना, जल्दी से लगा लेना है, कोई देख ना ले। और जल्दी से नेगेटिव बोल दिया, कल्लू डिड नॉट डू इट, मनीष डज नॉट वर्क, डज नॉट डू वर्क, और आई डू नॉट डू होमवर्क। हमें नहीं मालूम कौन से टेंस है। क्लियर है? बना लेंगे ऐसे वाक्य, जल्दी से लिखो, वापस हमारे ही पास ले आना। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि डिड, डज और डू मिलता है तो हम उसके बाद नॉट और डू लगाकर क्या बनाते हैं? नेगेटिव। सबसे पसंदीदा वाक्य एमपी बोर्ड का नेगेटिव देने वाला ही है। सबसे ज्यादा आप अभी देखेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको पुराने पिछले साल के पेपर, 10 साल के भी मेरे पास पेपर है यहाँ पर। 10 साल में आप देखना 5 या 6 साल यही मिलता है, जिसमें बच्चे वो जानते हैं कि ये गलती करके आएंगे कि डू नहीं लगाएंगे अगर उनने अच्छा नहीं पढ़ा। लेकिन अगर आप तार्किक पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, नियम से पढ़ते हैं, तो आपकी जीत होगी, आपके नंबर होंगे, है ना। जो लोग रट कर जाते हैं उनका कोई भविष्य नहीं होता, ठीक, उनकी थोड़ी सफलता थोड़ी देर के लिए होती है। लेकिन जो तर्क से पढ़ते हैं उनका ज्ञान स्थायी होता है और वो एक बड़ी सफलता लेकर आता है। क्लियर है? इसलिए समझने पर विश्वास करें, रटने का काम बिल्कुल भी ना करें। क्लियर है? चले, ठीक है। जब आप वर्ब की कॉलर पकड़ोगे तो वह 3 रूप में आपको मिलेगी। जैसे मैं उदाहरण के लिए लिखता हूं, प्ले, प्लेस और प्लेड। क्लियर है? जब आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले और उसमें कोई एस ना जुड़ा हो तो आप वाक्य पूरा, कोई मतलब नहीं है मैं वाक्य से, वहां क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। हमने वर्ब की कॉलर पकड़ी और वर्ब की कॉलर पकड़ी और वो चिल्लाई कि हमारे पास एस नहीं है, तो हम उसे डू नॉट की गोली मार देंगे, डू नॉट से शूट कर देंगे, खट। अब हमने वर्ब, गुंडे हैं ये, पकड़ी कॉलर, वो चिल्लाए हमारे पास है एस, तो अब ये डू नॉट की गोली से नहीं, इसे शूट करना है काय से। और जब इसकी कॉलर पकड़ी तो इसने कहा भैया हम तो सेकंड फॉर्म है ना, डर के, तो हम समझ गए कि इसे मरना है, इसे डिड नॉट की गोली से। ठीक, जैसे पूछते थे ना शोले में वो गब्बर सिंह, कितने आदमी थे, तो वो कहता हुजूर 3, ये 3 ही है ना, ये 3 ही मिलेंगे आपको ऐसे ही। ठीक, तो गोली कितनी? 3। क्लियर है? अगर एस नहीं तो गोली कौन सी? एस है तो गोली कौन सी? और ईडी है, यह सेकेंड फॉर्म है ना, यहाँ सेकेंड फॉर्म आ सकता है, जरूरी नहीं कि ईडी मिले, सेकेंड फॉर्म आएगा, तो गोली कौन सी? डिड नॉट। अब परिवर्तन देखना, जब डज नॉट लगेगा तो ये दौड़ के भाग जाएगा, जब डिड नॉट लगेगा तो इसका ईडी निकल जाएगा, यानी यह फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए सबसे अच्छी बात ये रखो, चाहे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, नेगेटिव बना और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म आता है। क्लियर है? फर्स्ट है तो फर्स्ट आएगा ही, लेकिन सेकंड है तो भी, क्योंकि नेगेटिव वाक्य फर्स्ट फॉर्म से ही अपना संतुलन बना लेते हैं, उन्हें कोई सेकंड फॉर्म की जरूरत नहीं होती। क्लियर हो गया? अब हम उस वाक्य को करें, क्या लिखा है, पढ़ो वाक्य।
बोलो क्या लिखा है? लिखा है ईशान। एग्रीड। हाँ, एग्रीड टू डांस। एक बोला करो मुझे, ठीक लिखा है? अब इसका नेगेटिव बनाना तो कॉलर पकड़े, ये पकड़ी कॉलर। अब आप कहोगे सर वर्ब कहाँ होती है, तो ध्यान रखना सब्जेक्ट के तुरंत बाद और ऑब्जेक्ट के पहले वर्ब का स्थान होता है। यह वाक्य कैसा है जिसमें दो वर्ब है, एक टू से जुड़ी है, इसे इंफिनिटिव कहते हैं, ये अपन बाद में सीखेंगे। अभी फिलहाल सब्जेक्ट से क्या जुड़ी है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड। कैसे जाना, इससे। क्लियर है? तो अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, ईशान डिड नॉट, और फिर अब हमने गलती से ये लिख दिया और खुश हो रहे घर आकर, तो घर आकर खुश मत होना, क्योंकि आपने गोली तो सही मारी है, ठीक है, उसकी जान नहीं निकली, इसकी जान निकल गई। लो, ठीक है, एग्री। क्लियर है? आगे समझ में? तो गोली लगेगी तो क्या निकल जाएगी, समझ गए? इसलिए तो सेकेंड में उसमें जान थी और गोली मारी तो फिर फर्स्ट हो गया बेचारा। क्लियर है? तो ही डिड, ईशान डिड नॉट एग्री टू डांस, और फिर कुछ बचे, उससे कोई मतलब नहीं, इधर कुछ नहीं करना पड़ता। लो, ओके, चले आगे हैं इंटरोगेटिव की। एक अंग्रेजी का इंटरोगेटिव वाक्य दो तरह से प्रश्नवाचक बनता है। क्लियर? एक बनता है WH वर्ड की सहायता से। WH वर्ड से तात्पर्य जब हम कहते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, विच, और कहते हैं लास्ट में हाउ, तो ये होते हैं WH वर्ड। क्लियर है? जो एक विशेष परिस्थिति को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे स्थान पूछना है तो हम वेयर को लाते हैं, समय पूछना है हम व्हेन को लाते हैं, कोई नाम पूछना है तो हम हु को लाते हैं, कोई तरीका पूछना है हाउ को बुला लाते हैं। क्लियर? और दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक होते हैं सहायक क्रियाओं से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, जिन्हें यस नो क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? yes, no क्या कहते हैं? yes, no क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि जब जब सहायक क्रिया से शुरू करके वाक्य को प्रश्नवाचक बनाया जाता है तो उसका उत्तर यस या नो में ही आता है। जैसे मैंने कहा आई एम टीचर, ये तो एक पॉजिटिव वाक्य है। अब मैंने कहा एम आई टीचर, आप कहेंगे यस सर, इसका उत्तर कोई आप यस नो के अलावा किसी तरीके से दे ही नहीं पाएंगे। ठीक? एम आई मैड, लो, तो आपने एक बार यस में दिया और दूसरी बार अब कुछ लोग कह रहे पीछे से यस सर, यस सर, लेकिन क्या है कि हम वो आवाज यहां तक नहीं आ रही, लेकिन ये पागल है ये तो। क्लियर है? तो जब भी सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक बनता है तो उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। आपकी परीक्षाओं में आपके जो लेसन है उनसे भी कभी कभी यस नो क्वेश्चन आते हैं, तो उनके उत्तर देना बड़ा सरल है। जैसे मैंने कहा इज लेंसो वॉज अ फॉर्मर, सॉरी वॉज लेंसो अ फॉर्मर, यस लिखाएंगे, यस कॉमा लगा के, यस लेंसो वॉज अ फॉर्मर। ठीक है? तो हमने पूछा डिड एनी फ्रैंक राइट अ डायरी, यस एनी फ्रैंक रोट अ डायरी, तो इन्हें यस नो क्वेश्चन कहते हैं। अब देखिए आपको जो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने आया है वो आया है सहायक क्रिया से। ये कैसे पता चला? क्योंकि जब WH से आएगा तो लिखा आएगा कि मेक द इंटरोगेटिव सेंटेंस यूजिंग WH वर्ड व्हाट, यानी व्हाट का उपयोग करके वाक्य बनाओ, वेयर का उपयोग करके बनाओ। तो उस स्थिति में फिर क्या करना होगा वो अलग है, ये स्थिति आज हम समझते हैं। क्लियर है? वाक्य क्या है देखिए, वाक्य है अमित एट ऑल द, अमित एट ऑल द स्वीट्स, लो अमित ने सब मिठाई खा ली, बहुत बेकार है यार ये तो, छोड़ा ही नहीं, सब खा लिया, कोई दिक्कत नहीं।
जब भी आपको नेगेटिव बनाना हो, चाहे इंटेरोगेटिव बनाना हो, अटैक वर्ब पर ही करना। क्लियर? हमने यहां देखा वर्ब कौन से रूप में, सेकंड, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं इसका नौकर है डिड है। तो अब हमें नेगेटिव तो बनाना नहीं है, हम इसको इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं, तो डिड को कहां प्लेस कर देंगे, क्लियर है, और यहां रख लेंगे प्रश्न का चिन्ह। ये सब भूल जाते हैं हम लोग जब कॉपी जांचते हैं, तो बच्चा सब सही लिखता है और क्या नहीं लगाता, तो ऐसा लग रहा है डंडा लेके चौकीदार खड़ा है, ऐसा लग रहा है। देखो ऐसे, मुझे देखो, ऐसे देखो, ये चौकीदार कोई नहीं लगाता, और वाक्य सही होते हुए क्या हो जाता है, क्योंकि एक इंटेरोगेटिव वाक्य की पहचान सिर्फ और सिर्फ यही चिन्ह है। अगर कोई आपसे कहे बताओ ये कैसा वाक्य है, और ऐसा चिन्ह लगा है, तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत, और आंख बंद करके कहे तो ये तो इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव नहीं कहना, इंटेरोगेटिव। तो पहले ये दो काम कर लिए। अब सबको बुलाओ कि आओ भैया, अमित आ गए, क्लियर है, एड को बुलाया, आ गया समझ में? ऐसा कर लोगे आप, फिर आपको याद आएगा अरे गलत, मैंने गलत इसलिए किया। अब क्या आएगा, ये बस ध्यान रखना, यही चाहता है बोर्ड करवाना, ये दे करके कि तुम ये भी लिख दो तो मैं गलत दे दूं। अब कुछ नहीं, लो, इतना सरल होता है इंटेरोगेटिव वाक्य बनाना। क्लियर है? अगर मैं कहूं नेगेटिव बनाओ, तो अमित डिड नॉट ईट ऑल द स्वीट्स। अब क्वेश्चन साइन मत लगा देना, ये तो आत्मा घुसी रहती है बहुत सारी। कौन सर ने कहा था वो चौकीदार लगा देना, तो चौकीदार तब आएगा जब आगे कौन खड़ा रहेगा, देख। अगर मैं एक वाक्य और लिखूं, जैसे मैंने लिखा मनीष, ठीक, सेंड्स मैसेज, क्लियर। अब पहले इसका नेगेटिव बनाना है, बनाओ, आप बनाओ बेटा, ये बनाएंगे। मेरे पढ़ाने वाले स्टूडेंट पेन कागज का यूज नहीं करते, दिमाग का यूज करते हैं और जुबान का, तब मेरे स्टूडेंट अच्छे। सुनिए, मनीष डज नॉट सेंड्स, मनीष डज नॉट सेंड, याद रखना, मनीष डज नॉट सेंड मैसेज। और इंटरोगेटिव बनाना तो पहले साहब को यहां और ये लगा लो पहले ही, मैं तो ऐसा ही कहता हूं पहले लगा लो। कोई भी ग्रामर रफ में पहले हल कर लेना, तो मैं थोड़ी भी शंका हो तो पहले बैठ जाओ बेटा, पहले। बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा बताया। ग्रामर के 5 अपन को डू डायरेक्टेड करने हैं, तो रफ हमेशा आपकी कॉपी का लास्ट पेज हर विषय में रफ का काम कर सकता है। मतलब आपको कोई शंका है तो पेपर पे मत लिखिए करके, पीछे पेज पे जाइए और अपना वहां करते रहिए रफ कार्य। बाद में अगर लिखोगे भी रफ तो ठीक, और नहीं भी लिखोगे तो वो रफ माना जाएगा, वो रफ ही माना जाता है लास्ट पेज। क्लियर है? तो 32 पेज की कॉपी मिलनी है, सप्लीमेंट्री आपको मिलनी नहीं है। क्लियर है? और हाँ, एक बात मैंने तो भूल ही गया, आपका बेस्ट ऑफ 5 खत्म हो गया। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत ही चिंता की बात तो नहीं है, अच्छी बात है ये। अब हमें सब विषयों में पास होना है। अभी तक क्या होता था, मान लो अंग्रेजी में नंबर कम है, फेल भी हो गए, तो किन विषयों के नंबर जोड़ के रिजल्ट बना देते थे, जिनमें आप पास हो गए, तो अंग्रेजी अलग। अब नहीं होगा ऐसा। अब अगर कुछ विषय में पिछड़े तो सप्लीमेंट्री आएगी एक विषय में। 2 का प्रावधान है शायद 10th में, 2 विषय में सप्लीमेंट्री मिलती है। क्लियर है? अब सप्लीमेंट्री आएगी। बेस्ट ऑफ 5 में कम सप्लीमेंट्री आती थी, तो आपको 6 विषय में पास होना है और अच्छे नंबर से। अभी मेरिट में आने वाले स्टूडेंट क्या होते थे, जिनके नंबर सर्वोच्च हैं जिस विषय में, वो गिन लेते थे। अब सब नंबर का टोटल होकर मेरिट बनेगी, तो सबसे ज्यादा नंबर बच्चों की हिंदी और अंग्रेजी में आ जाते हैं, तो वो अपने आप मेरिट में आ जाते हैं। आपके भले ही मुख्य विषय गणित, विज्ञान और एसएसटी, इनमें 100 आ जाएं,
लेकिन बच्चे साल भर 2 चीजों को इग्नोर करते हैं, हिंदी और अंग्रेजी को। अब वहाँ 100 है, यहाँ पर 85 रह गए, खत्म खेल। मेरिट में हम है ही नहीं, हमारी पूरी टारगेट मेरिट के लिए है। क्लियर है? तो कोई विषय पीछे नहीं रहेगा। तो डज और क्वेश्चन साइन लगा दिया। अब लिखा मनीष, एक एक को आराम से करो, रफ में करो, जब पक्का हो जाएगा ठीक है तो अंदर जाकर अपने आंसर जहां है वहां लिख दो। और ध्यान रखो सभी लोग एक चीज और कॉपी में, अभी मैं मेरिट की कॉपी भी दिखाऊंगा कल, इस तरह कुछ नहीं लिखना है आपको। ये हिस्सा मूल्यांकन कर्ता का होता है, यहाँ नंबर देते हैं हम लोग, इसलिए इधर मत लिखा करो प्रश्न क्रमांक फलाने का ये उत्तर, आप ऊपर लिखिए। और जैसे प्रश्न खत्म हो काली लाइन से होता बंद कर दो डब्बा, लो जांचो, आप यहाँ जांच लो, वो यहाँ नंबर दे देंगे, यहाँ नहीं लिखा करो। ये लाइन होती है मूल्यांकन कर्ताओं के लिए, इंडेंट कहलाता है। तो ये इंडेंट, इस तरफ कुछ नहीं लिखना आपको, जो कुछ लिखना आप यहीं लिखिए। अगर आपको यहाँ भी लिखने की आदत है प्रश्न क्रमांक, तो यहाँ से लिखिए प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर, 1 2 3। और प्रश्न नहीं उतारे जाते परीक्षा में। कुछ लोग इसमें समय खराब कर लेते हैं, प्रश्न नहीं उतार रहे कि डू एज डायरेक्टेड एनी 5, फिर अपने उत्तर दे रहे। तो प्रश्न पत्र तो हम लोगों के पास होता है, आप क्या दीजिए केवल, जो आपको कॉपी मिलती है उसको कौन सी सीट कहते हैं, तो फिर उसमें क्या लिखना है, तो फिर क्वेश्चन लिखने की बात है ही नहीं कि उसमें अपन क्वेश्चन लिखें। क्लियर है? तो मनीष लिखा और हमने सेंस लिख दिया जानबूझकर। आप कह रहे नहीं सर, अरे लिख दो, कुछ नहीं होता, एक ऐसा ही तो जुड़ा है। हाँ, ऐसे ही कहते हैं जब मेरे पास कॉपी लाते बच्चे, अरे सर सब सही है, एक ऐसा ही तो जुड़ा है। तो भैया जब नियम है तो नियम का तो पालन करना पड़ेगा। तो हम इसको हटाएंगे और मैसेज लिख देंगे और हमारा वाक्य क्वेश्चन बन जाएगा, जिसे इंटेरोगेटिव कहते हैं। क्लियर है ये चीज? कोई इसमें डाउट तो नहीं? अब आगे चले अपन, उतारो इसको जल्दी। तो सहायक क्रिया है, सहायक क्रियाओं का परिवार 29 लोगों का है। कितने लोग? कोई आपसे पूछे सहायक क्रिया कितनी होती हैं, तो बिल्कुल चैलेंज से कह देना 29, 30 भी नहीं और 28 भी नहीं, 16 होती हैं रेगुलर और 13 होती हैं मॉडल। 29 का परिवार 2 लोगों में बटा रहता है। एक परिवार का नाम है रेगुलर, जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, सब आते हैं। और इधर है मॉडल का 13 का, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड और डेयर। ये 29 होते हैं, इन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। ये किस काम में आते हैं? वाक्यों को बनाने में, टेंस के समय सपोर्ट करने में, और किसी वाक्य को नेगेटिव और किसी वाक्य को इंटरोगेटिव करने में इनकी मदद ली जाती है। क्लियर है? और 2 अवस्थाएं हैं जिनमें सहायक क्रिया नहीं होती, वो कौन सी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन से नौकर हैं? डू और डज। पास्ट इंडेफिनिट का कौन नौकर है? क्लियर? बस, और कुछ याद आपको नहीं रखना है। क्या पढ़ो? समीर शट द डोर। क्लियर? ये हमेशा बहुत आता है एमपी बोर्ड में, 12वीं में तो आता है। ये शट है और शट के तीनों फॉर्म क्या होते हैं? शट, शट, शट। इसी तरह कट, कट और कट। इसी तरह पुट, पुट और पुट। ठीक, इनको ध्यान रखना। अब हमें यहां रुकना है। अगर एस जुड़ा है तो वह फर्स्ट फॉर्म है, और नहीं जुड़ा है तो वो फर्स्ट भी हो सकता है और तो एस तो नहीं जुड़ा, यानी हमने कहा ये अभी फर्स्ट नहीं है, लेकिन अभी फर्स्ट भी हो सकता है। हमने देखा क्या लिखा? समीर। समीर कितने वचन है? 1 वचन है ना, और 1 वचन होता है तो यहाँ क्या लगता है? लेकिन नहीं लगा, तो ये क्या है? अगर मैंने इसमें एस लगा दिया, क्लियर है? तो कैसे चेक कर? जैसे लिखा ही कट द ग्रास,
देखो कह दिया सेकंड, क्योंकि अगर फर्स्ट होता तो क्या लगता, ठीक, ऐसे पहचान लेते। और एस लगता है तो डज नॉट से नेगेटिव बनना ही है, उसमें ये नहीं देखना कि कौन सा टेंस है। समीर डज नॉट शट द डोर, ही डज नॉट कट द ग्रास, लेकिन एस नहीं है, ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो अब इसका क्या बनाना है, इंटरोगेटिव, तो अपन पहले नेगेटिव बना लेते हैं। तो क्या है, समीर डिड नॉट शट द, इन क्रियाओं पे याद रखना ये बहुत आते हैं 3, ठीक, शट द डोर। अब हमें वहां क्या दिया, इंटरोगेटिव, तो ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड, तो आगे क्या लिख लेंगे, डिड, पीछे क्या लगा देंगे। अब उतारो एक एक चीज, समीर, फिर क्या है, शट। अब सेकंड फॉर्म फर्स्ट में बदल जाता तो वही है, फर्स्ट देख लो चाहे सेकंड देख लो एक ही है, तो क्या आ जाएगा, द डोर, और ये क्वेश्चन सा बन जाएगा। अब कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक।